वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज बोल्टेड कनेक्शन के लेक्चर 3 में हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और इसमें हम बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये जो स्क्रीन पे इस समय आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल दिख रहा है, इस न्यूमेरिकल में इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको करना भी है और ये एक डिज़ाइन का पार्ट है जो इस न्यूमेरिकल में हमें नेट एरिया कैलकुलेट करना है प्लेट का और क्रिटिकल सेक्शन पर नेट एरिया निकालना है, या फिर हम ये कहें कि अगर इस टाइप का कोई बोल्टेड कनेक्शन हमको दिया गया है तो इनमें से ऐसा कौन सा सेक्शन होगा जो सबसे पहले फेल होगा। तो क्या होता है कि प्लेट है, सपोज़ ये एक प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट है और हमने इसको एक लैप जॉइंट से बोल्टेड कनेक्शन कर दिया। अब अगर टेयरिंग होगी, मतलब कि ये प्लेट का एंड पॉइंट है और ये प्लेट अगर यहाँ से उखड़ने की कोशिश करेगी, टीयर होगी, तो यहाँ जो सेक्शन होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइक दिस, ये तो ये एंड पॉइंट से अगर यहाँ पे ये उखड़ने की कोशिश करेगी तो क्या ये सेक्शन हमारा क्रिटिकल होगा या फिर जिगजैग में कोई सेक्शन क्रिटिकल होगा या सेकंड सेक्शन या थर्ड सेक्शन लाइक दिस। सपोज हमने इसको कुछ नाम दे दिया। ये जो सेक्शन था, दिस इज सेक्शन 1-1, दिस इज सेक्शन 2-2 एंड दिस इज सेक्शन 3-3। फर्स्ट पॉइंट का एंड पॉइंट है ये, तो एंड पॉइंट से ही प्लेट उखड़ने की कोशिश करती है। अगर हम प्लेट 2 की बात करें तो प्लेट 2 का एंड सेक्शन है ये, तो यहाँ से वो उखड़ने की कोशिश करेगी। तो फर्स्ट प्लेट के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन है, सेकेंड प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन दूसरा हो सकता है। और अगर हम ये कहें कि पूरे जॉइंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है, तो हम मिनिमम थिकनेस की जो प्लेट है उसको चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ तो दोनों प्लेट की थिकनेस हमको 10 mm दी गई है, तो यहाँ चाहे हम प्लेट 1 की बात करें या प्लेट 2 की, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज़ ये 12 mm थिकनेस होती प्लेट 2 की और प्लेट 1 होता 10 mm, तो हम 10 mm को कंसीडर करते हैं, प्लेट 1 के क्राइटेरिया को कंसीडर करते हैं कि प्लेट 1 किस सेक्शन पे सबसे पहले टीयर होगी, वही हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। तो क्रिटिकल सेक्शन हम कैसे निकालते हैं, पहली चीज़ हम ये देखेंगे। दूसरा, हमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। तीसरा, हमको नेट एरिया भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले चेक मिनिमम एरिया अलोंग द सेक्शन 1-1, अलोंग द सेक्शन 2-2, अलोंग द सेक्शन 3-3। आइए इसको हम देखते हैं कि ये हम कैसे निकालें। नेट एरिया अलोंग द सेक्शन 1-1। अगर मैं सेक्शन 1 के अलोंग नेट एरिया कैलकुलेट करूं तो एरिया का फार्मूला ऑलरेडी आपको मालूम है, B माइनस एन डी ओ प्लस एन डैश पी स्क्वायर अपॉन 4G इंटू टी। दिस इज ये फार्मूला होता है नेट एरिया कैलकुलेट करने का। इन दिस इज अ फॉर सिंपल कनेक्शन एंड दिस इज अ स्टैगर्ड कनेक्शन। स्टैगर्ड कनेक्शन पे ये हमारी चीज़ आ जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ सेक्शन 1 की बात करें 1-1, तो सेक्शन 1 एक सिंपल कनेक्शन है जिसमें सिर्फ 2 बोल्ट होल किए गए। अब न्यूमेरिकल में आपको दिया गया था M20 ग्रेड 4.6, तो 20 का बोल्ट है, मतलब कि दिस इज नॉमिनल डाया, तो इसका होल डायमीटर कितना हो जाएगा 22। होल डायमीटर IS कोड में आपको टेबल दी गई है, तो इसमें हम 2 mm ऐड कर देंगे। लिमिट स्टेट मेथड हम ले रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम जो भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड। तो अब इसमें अगर हम वैल्यूज पुटअप करें, B होता है विथ दी गई है 130, N DO, N मीन्स एक्सिस 1 के अलोंग कितने बोल्ट है, 2 बोल्ट है, तो N हो गया 2। DO ग्रॉस डायमीटर, ये जो 22 है। अब सेक्शन 1 में कोई भी स्टैगर्ड पिच नहीं है, सेक्शन 1 में, तो सेक्शन 1 में कोई स्टैगर्ड पिच नहीं है, मतलब एन डैश 0, तो यहाँ पर हम 0 ले लेंगे या इसको छोड़ भी देंगे,
ठीक है, और इनटू टी। टी दोनों प्लेट में से जो मिनिमम थिकनेस है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो ये सिर्फ 10 mm। क्लियर? तो ये आ जाता है नेट एरिया अलोंग द सेक्शन 1 1। हम कैलकुलेट करते हैं नेट एरिया अलोंग द सेक्शन 2 2। फार्मूला हमारा यही रहेगा, बी वही 130, एन सेक्शन 2 में कितने बोल्ट हैं? 3, तो 3 बोल्ट हैं, डी ओ 22, और सेक्शन 2 में कोई भी स्टैगर्ड पिच नहीं है, सिंपल पिच है, एक ही लाइन में है, तो ये एंडेज वाला पॉइंट हो जाएगा 0। अब इंटू टी, तो इंटू 10, यहाँ से कैलकुलेट होता है नेट एरिया अलोंग द सेक्शन 2 2। कैलकुलेट करते हैं नेट एरिया अलोंग द सेक्शन 3 3। फार्मूला वही है, बी 130 माइनस सेक्शन 3 में कितने बोल्ट हैं? 2, तो यहाँ जाएगा 2, डी ओ 22, और सेक्शन 3 में कोई स्टैगर्ड पिच नहीं है, ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, और इंटू टी, थिकनेस वही 10। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों का नेट एरिया बराबर रहेगा। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू के लिए वही सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया है, दैट इज अ shear failure। shear failure में जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है हमारे पास, सपोज मैंने इसको नाम दिया डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। फार्मूला ऑलरेडी आपको मालूम है, आईएस कोड में दिया गया है, और वो है ये। सो डिज़ाइन shear स्ट्रेंथ, बिकॉज हम ये कंसेप्ट ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हैं अच्छे से लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में भी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ पुटअप कर रहा हूँ। यहाँ ऑलरेडी आपको मालूम है एफ यू बी इज़ अ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और M20 ग्रेड 4.6 आपको दिया है, तो 4.6 का ग्रेड आपको दिया गया है, इट मीन्स आपको पता होना चाहिए दिस इज़ 400, तो 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1.25 √3। अब एन और एन नेट एरिया एट थ्रेड लेवल, हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि जो हमारे सारे बोल्ट हैं वो थ्रेड लेवल पे है, क्योंकि ये लैप जॉइंट है, लैप जॉइंट में नीचे थ्रेड लेवल पर ही सारा शेयर प्लेन आएगा, तो यहाँ जितने भी 7 बोल्ट हमारे हैं वो सब थ्रेड लेवल पे हैं। तो एन हो गया 7, और नेट एरिया ऑफ बोल्ट एट थ्रेडेड लेवल, दैट इज़ द 78% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सर्कल, है ना, मीन्स 0.78 इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4, यहाँ पर डी नॉमिनल आया। डिज़ाइन स्ट्रेंथ यहाँ से कैलकुलेट होती है 3.17 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। अब यहाँ आपको पता है कि हमने ऑलरेडी 7 बोल्ट हैं, एन ऑलरेडी हमने ले लिया है, 7 बोल्ट का शेयर प्लेन। तो अगर हमें बोल्ट वैल्यू निकालना है, उसके लिए हमें कंपैरिजन करना है, तो हमें एक बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगी। तो डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ of 1 bolt, so this is 3.17 into 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 न्यूटन, और ये वैल्यूज हमको मिली 45.3 किलो न्यूटन। अब हम डायरेक्ट निकालते हैं डिज़ाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, दैट इज़ अ फार्मूला ऑलरेडी आपके पास आईएस कोड में है, 2.5 kb dt fu अपॉन 1.25। अब kb दैट इज़ अ स्मॉलर ऑफ, सबसे पहले kb कैलकुलेट करते हैं, E अपॉन 3DO, देन P अपॉन 3DO माइनस 0.25। हम KB निकालते हैं, दैट इज़ अ कांस्टेंट, बेयरिंग कांस्टेंट, दैट इज़ अ मिनिमम ऑफ दीज 4, E अपॉन 3DO। E एंड डिस्टेंस ऑलरेडी आपको दिया गया है डायग्राम में, दैट इज़ 25 मिलीमीटर, तो 25 डिवाइडेड बाय 3 22, ये आया 0.38। P अपॉन 3DO माइनस 0.25, P इज़ अ पिच 40, और DO 22 mm, ये कैलकुलेट होके आया 0.36। FUB अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ग्रेड 4.6 दिया है, तो ये वैल्यू है आपके पास 400, और FU है
प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट इज़ 410, तो 400 डिवाइडेड बाय 410 ये आता है 0.98 एंड 1, तो इन सब में से जो मिनिमम है दैट इज़ 0.36, के भी आ गया 0.36। फिर बाकी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है, अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुटअप करते हैं 2.5 upon 1.25, के बी इज़ 0.36, डायमीटर इज़ 20 mm, थिकनेस इज़ 10 और एफ यू दैट इज़ द 410। तो ये स्ट्रेंथ हमारी कैलकुलेट होती है और वी कैन से 59 किलो न्यूटन। अब ये बेरिंग स्ट्रेंथ ऑलरेडी एक ही बोल्ट की है, यहाँ पे कहीं भी हमने नंबर ऑफ बोल्ट्स का मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है, 7 बोल्ट थे आपके, तो ये ऑलरेडी एक बोल्ट की बेरिंग स्ट्रेंथ है। तो बेरिंग स्ट्रेंथ हमने निकाली 59 किलो न्यूटन, स्ट्रेंथ हमने निकाली थी 45.3 किलो न्यूटन, बेरिंग स्ट्रेंथ है 59, तो दोनों में से जो मिनिमम आया है दैट इज़ बोल्ट वैल्यू। तो बोल्ट वैल्यू इज, सो फाइनली बोल्ट वैल्यू मिनिमम ऑफ 1 and 2 दैट इज 45.3 किलो न्यूटन, राइट। सो दिस इज द बोल्ट वैल्यू। अब इस बोल्ट वैल्यू को हम यूज करेंगे जब हम टेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट में, जिसमें हमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टेयरिंग और इन रप्चर भी बोल सकते हैं, टेयरिंग भी बोल सकते हैं। अगर हमें टेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, हमारे पास अलग अलग सेक्शन है, तो हम पहले अलग अलग सेक्शन पे एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ को मैं सपोज सब सिंपल टी से शो कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ अलोंग द सेक्शन 1 1। स्ट्रेंथ का फार्मूला आपके पास है, वही 0.9 FU डिवाइडेड बाय 1.25 एंड ब्रैकेट में नेट एरिया। अब मैं यहाँ 1 सेक्शन ले रहा हूँ, तो नेट एरिया अलोंग द सेक्शन 1 1। तो इसके लिए 0.9 FU क्या था, प्लेट। आपको न्यूमेरिकल में बताया जाएगा कि कौन सी प्लेट आपको दी गई है। जैसे बोल्ट का ग्रेड आपको दिया गया कि M20 बोल्ट ग्रेड 4.6, वैसे ही प्लेट आपको दी जाएगी कि आयरन 415 प्लेट। नॉर्मली आयरन 415 भी होती है, तो आयरन 415 प्लेट अगर आपको दी गई है तो उसका आपको FU ऑलरेडी पता है, और FU है, हम 410 लेकर चल रहे हैं, 410 न्यूटन पर mm²। तो ये फार्मूला हो गया 0.9 FU अपॉन 1.25 ब्रैकेट नेट एरिया अलोंग द सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 पर हमने नेट एरिया कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट अलोंग द सेक्शन 1 1 ऑफ प्लेट ए। प्लेट ए के लिए जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है वो अलग है और प्लेट बी के लिए अलग है। प्लेट ए के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन है दैट इज़ अ सेक्शन 3, और प्लेट बी के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन है दैट इज़ द सेक्शन 1। अभी हम बात कर रहे हैं प्लेट ए की। तो प्लेट ए के लिए जब हम टेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो ये टेयरिंग स्ट्रेंथ तो हुई एक पर्टिकुलर सेक्शन के अलोंग स्ट्रेंथ, ठीक है। जब हम प्लेट ए को देखते हैं, ये प्लेट ए थी, दिस इज प्लेट ए, दिस इज प्लेट बी, ये 3 एक्सिस थे, ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो प्लेट ए का जब हम सेक्शन 1 पर टेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे तो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के जो बोल्ट हैं उसका सपोर्ट इसको मिलेगा। तो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में टोटल हमारे सेक्शन 2 में 3 बोल्ट हैं और सेक्शन 3 में 2 बोल्ट हैं, मतलब कि 3 + 2 5 बोल्ट्स का सपोर्ट प्लेट ए पर सेक्शन 1 को मिलता है। इट मीन्स दिस इज द टेयरिंग स्ट्रेंथ अलोंग द सेक्शन 1 प्लस 5 × बोल्ट वैल्यू, ठीक है। तो जब हम सेक्शन 1 पर प्लेट ए की टेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे तो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के जो बोल्ट्स हैं उसका सपोर्ट मिलेगा। यहाँ बोल्ट वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, नेट एरिया भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सारी वैल्यूज हम पुटअप कर देंगे। 0.9 FU 410 अपॉन 1.25
नेट एरिया 860 प्लस 5 बोल्ट वैल्यू दैट इज 45.3 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि हमने किलो न्यूटन में, ये वैल्यू आती है 22.9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। ठीक है, तो जो टीयरिंग स्ट्रेंथ प्लेट ए की सेक्शन 1 पर है वही टीयरिंग स्ट्रेंथ प्लेट बी की सेक्शन 3 पे होगी। जब हम प्लेट बी की बात करेंगे तो इस प्लेट पर जब हम निकालेंगे, बिकॉज इसमें भी 2 बोल्ट है, यहाँ भी 2 बोल्ट है सेक्शन 3 में, तो यही फार्मूला जब हम लगाएंगे प्लेट बी के लिए तो 0.9 FU अपन 1.25 नेट एरिया अलोंग द सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 और सेक्शन 1 दोनों का नेट एरिया सेम है, तो ये सेम एरिया रहेगा 860। अब इस सेक्शन 3 को भी प्लेट बी की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बोल्ट का सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज जब ये प्लेट यहाँ से उखड़ने की कोशिश करेगी, टीयर होने की, तो पहले सेक्शन 1 फेल होगा, फिर सेक्शन 2 फेल होगा, उसके बाद ही सेक्शन 3 फेल होगा। तो सेक्शन 3 पर जब हम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं प्लेट बी की, तो 1 और 2 के बोल्ट का सपोर्ट उसको मिलेगा, और 1 और 2 में टोटल बोल्ट है हमारे 5, 2 बोल्ट 1 में है और 2 में 3 बोल्ट है, तो वही सेम चीज़ 5 बोल्ट आएंगे और 1 बोल्ट के स्ट्रेंथ। तो अगेन यही वैल्यूज़ या ये जो स्ट्रेंथ आई है, दिस इज़ द स्ट्रेंथ अलोंग द सेक्शन 3 ऑफ प्लेट बी। क्लियर? तो सेक्शन 1 की स्ट्रेंथ और सेक्शन 3 पर प्लेट ए और प्लेट बी की स्ट्रेंथ रेस्पेक्टिवली इक्वल है। अब हम बात करते हैं कि जब हम सेक्शन 2 पर स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो सेक्शन 2 पे चाहे हम प्लेट ए की स्ट्रेंथ निकालें या प्लेट बी की, दोनों की बराबर होगी, क्योंकि दोनों को सेक्शन प्लेट ए की बात करेंगे तो सेक्शन 3 का सपोर्ट है 2 बोल्ट का, जब हम प्लेट बी की बात करेंगे तो सेक्शन 1 का सपोर्ट है 2 बोल्ट का। जब हम टीयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं प्लेट ए की सेक्शन 2 पे, अभी हम सिर्फ प्लेट ए की बात करते हैं, जब हम सेक्शन 2 पे इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे तो बिकॉज ये प्लेट ए है, ये इसका एंड पॉइंट है, सबसे पहले वो यहाँ से टीयर होगी, उखड़ेगी, तो सेक्शन 3 के जो बोल्ट हैं उसका सपोर्ट मिलेगा, और सेक्शन 3 में कितने बोल्ट हैं 2, तो 2 बोल्ट का यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, इसलिए 2 इंटू बोल्ट वैल्यू। अब सेक्शन 2 पे जो फार्मूले से हमें स्ट्रेंथ मिलती है, ये फार्मूला हमें दिया गया है 0.9 FU अपॉन 1.25 इंटू नेट एरिया, वैल्यूज़ पुट अप कर देंगे। ये जो स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट की है यही सेम स्ट्रेंथ रहेगी प्लेट बी की सेक्शन 2 के अलावा। अगर हमें सिर्फ ये बोला जाए कि टीयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करो इस जॉइंट की, तो हम अलग अलग प्लेट पे नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ ए और बी में से चेक करेंगे कि मिनिमम थिकनेस किस प्लेट की है, और हम उसी प्लेट की थिकनेस, उसी प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे अलग अलग सेक्शन पे। हमें अलग अलग ए और बी में दोनों में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि अगर हम सेक्शन ए पे जाते हैं, सेक्शन बी पे जाते हैं, तो हमारी प्लेट्स क्या होंगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सपोज़ मैं यहाँ पर एक स्टेगर्ड सेक्शन लेता हूँ, ठीक है, सेक्शन 3, और इसके बाद मैंने इसको यहाँ घुमा दिया सेक्शन को, और इसके बाद सीधा मीन्स सेक्शन 3-2, ठीक है। सो कैलकुलेट नेट एरिया अलोंग द सेक्शन 3-2 इस पैटर्न का। अब इसके लिए अगर मैं ये फार्मूला यूज़ करता हूँ, फार्मूला मेरे पास यही रहेगा b माइनस एन डी ओ प्लस एन डैश पी स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी। b यहाँ पर है 130, n कितना है, अब सेक्शन 3 और 2 में कितने बोल्ट हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 बोल्ट है, डायमीटर वही 20 mm के बोल्ट हैं, ग्रॉस डायमीटर 22। अब आता है प्लस एन डैश, अब यहाँ पे स्टैगर्ड कनेक्शन हो गया, यहाँ फर्स्ट बोल्ट जो 3 का था उसके बाद हम डायरेक्ट सेकेंड बोल्ट पे आ गए, फ्री है,
तो यहाँ ये जो स्टैगर्ड पिच आ रही है, इस स्टैगर्ड पिच के लिए यहाँ पर आता है एन डैश पी स्क्वायर बाय 4g। तो एन डैश क्या है? एन डैश है नंबर ऑफ गॉज लाइंस। गॉज लाइंस क्या होती हैं? पिच और गॉज लाइन हमने पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में दो एडजेसेंट बोल्ट्स के बीच के डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं। तो ये 40 एक्चुअली है पिच, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है हमारी गॉज लाइंस या गॉज डिस्टेंस। तो ये जो दो बोल्ट हैं यहाँ पर, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 20 mm की, ये 20 mm है गॉज डिस्टेंस g, और नंबर ऑफ गॉज लाइंस हो गई 1, क्योंकि यहाँ पे दो बोल्ट है बस। हमने अगर हम इस सेक्शन को आगे तक बढ़ा देते 3, 2 और 1, उस केस में यहाँ एक बोल्ट ये स्टैगर्ड है, दूसरा ये, तो यहाँ नंबर ऑफ गॉज लाइंस हो जाती हैं 2। वो उस केस में अगर सेक्शन हमारा होता 3, 2, 1, लेकिन अभी सेक्शन है 3, 2। तो 3, 2 में सिर्फ एक ही स्टैगर्ड पिच है यहाँ पे, ये वाला गॉज लाइन से एक गॉज लाइन है, तो ये हो गया 1 इंटू पी स्क्वायर। पी इज़ अ पिच, यहाँ दोनों बोल्ट के बीच की पिच है 40, मीन्स 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू जी। जी इज़ अ गॉज डिस्टेंस। तो गॉज डिस्टेंस हो गई ये वाली डिस्टेंस दोनों बोल्ट के बीच की परपेंडिकुलर, दैट इज़ 20। ठीक है, तो ये एन डैश पी स्क्वायर बाय 4g टर्म्स आ जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय टी। टी इज़ 10 mm। बस हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हमें मिलीमीटर स्क्वायर में नेट एरिया कैलकुलेट हो जाएगा 3/2 का। टू 1 पर अगर मुझे नेट एरिया कैलकुलेट करना है तो फार्मूला यही रहेगा, बी माइनस एन डी ओ प्लस एन डैश पी स्क्वायर बाय 4g इंटू टी। बी विथ 130 माइनस एन, इस सेक्शन में 3, 2, 1 में कितने बोल्ट आ रहे हैं? 1, 2, 3, सो 3 डायमीटर, होल डायमीटर 22 प्लस, अब यहाँ आता है एन डैश। एन डैश क्या था? नंबर ऑफ गॉज लाइंस। अब इस सेक्शन में गॉज लाइन हमारे पास दो गॉज लाइंस है, ये दो बोल्ट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इन दो के बीच की, मतलब दो गॉज लाइंस हुई, तो 2, देन पी स्क्वायर। पी वही है, इन दोनों के बीच की पिच भी 40 है, और यहाँ भी दोनों के बीच की पिच जो है 40 है, तो ये आ गया 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू जी। गॉज डिस्टेंस दोनों की सेम है 20, 20, 20 और इंटू टी 10 mm। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ एक खास बात मैं बताता हूँ, अगर मान लो यहाँ पर जो पिच है, ये दो बोल्ट की पिच तो 40 है, और यहाँ ये जो दो बोल्ट हैं इनकी पिच अगर 40 की जगह कुछ और होती, 60 होती, मतलब अगर पिच चेंज हो रही है या फिर गॉज डिस्टेंस चेंज होती, तो फिर मुझे ये जो टर्म है ये दो अलग अलग लगाना पड़ता। पहला इन दो बोल्ट के लिए मैं ये टर्म लगाता एन डैश पी स्क्वायर बाय 4g, फिर दूसरे बोल्ट के लिए मैं ये टर्म लगाता, क्योंकि पिच अलग है, गॉज भी अलग है, या दोनों में से कोई भी एक चीज़ अलग होती।